स्टीव रॉजर्स, जो कि अमेरिका के सबसे पहले सुपर सोल्जर थे, द ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका, वो पब्लिक फेस बने एक अमेरिकन हीरोइज्म का वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, वो भी अपने टीन पार्टनर बकी के साथ। वो जो थे सबसे पहली सुपर हीरो टीम के लीडर थे, जिसको द इन्वेडर्स के नाम से उस वक्त कहा जाता था। उन्होंने हमारी बहुत अलग अलग तरीकों से खिदमत की उस टीम के अंदर रहते हुए, बहुत से ऐसे सीक्रेट मिशंस पे जो कि आज तक क्लासिफाइड और उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और इस जंग के ख़त्म होने से पहले ही उनको हमसे छीन लिया गया था। इस बड़ी कॉन्फ्लिक्ट के ख़त्म होने से पहले ही वो हमसे दूर जा चुके थे, लेकिन चमत्कार के तौर पे वो इतने सालों के बाद हमारे पास फिर वापसी लौट आए। इनके खून के अंदर जो सुपर सोल्जर फार्मूला मौजूद था, उन्होंने उनको इतने सालों तक भी जिंदा रखा और इवेंचुअली उनको अमेरिका के नए सुपर हीरोज ने ढूंढ लिया और उन्होंने आगे जाके अमेरिका की ग्रेटेस्ट सुपर हीरो टीम को दोबारा से लीड करा, जिसको दी एवेंजर्स कहा जाता है। और उसके बाद से पता नहीं कितने साल हो चुके हैं, वो हमेशा ही हमारे चैंपियन रहे हैं। वो हमेशा हर तरह के दुश्मन से लड़ते आए हैं और हम लोग को बचाते आए हैं। उन्होंने सारी मुश्किलों को जो है बिला झिझक फेस किया है। लेकिन जब सुपर हीरो सिविल वॉर की बात आती है, तो ये वो लम्हा था जब कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। उन दोनों के बीच डिफरेंसेस पैदा हो गए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बड़े से इवेंट की वजह से एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक चीज़ हमारे सामने आती है, और वो जिस ट्रेजेडी की मैं बात कर रही हूँ वो आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और वो ट्रेजेडी यही हमारे सामने पेश आई थी इसी कोर्ट की सीढ़ियों के ऊपर, जब कैप्टन अमेरिका को गन डाउन कर दिया गया था। उनकी असैसिनेशन कर दी गई थी जब उनको कोर्ट के लिए ले जाया जा रहा था। हम बस आज तक यही इमेजिन कर रहे हैं कि वो उस दिन कोर्ट में जाके क्या कहते, जब लोग उनकी जो है बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन वो ट्रेजिक डे अब हमेशा से याद रखा जाएगा एक ऐसे दिन के लिए जब हम लोग जो है एक बहुत बड़े लॉस का अफसोस करेंगे। एक चीज़ तो मैं आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि सिर्फ कुछ ही ऐसे अमेरिकन होंगे जो कि इस दिन के बारे में भूल जाएंगे। वो कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो भूल जाएंगे कि स्टीव रॉजर्स कौन था, द ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका किस तरह से मारा गया था। तो इस तरह बेसिकली हमारी कॉमिक की शुरुआत होती है एक मेमोरियल के साथ, जो कि कैप्टन अमेरिका के हवाले से मनाया जा रहा है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका को मरे हुए आज 1 साल हो चुका है। और जिस जगह उनकी मौत हुई है वहाँ पर सारा मीडिया और प्रेस वाले आए हुए हैं इस चीज़ को, इस लम्हे को याद करने के लिए। हम यहाँ से कहानी के अंदर शिफ्ट होते हैं शेरन कार्टर के पास, जो कि कैप्टन अमेरिका की इस वक्त कॉमिक के अंदर लव इंटरेस्ट थी। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे शेरन जो है किसी चीज़ की तलाश कर रही है, किसी चीज़ को ढूंढ रही है, और उसके दिमाग के अंदर कुछ पुराने फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। और उसके फ्लैशबैक्स के मुताबिक उसको ये सब याद आ रहा है कि उसने ही किसी तरह कैप्टन अमेरिका की जान ली है। और ये बात हमें जो है बहुत पहले रिवील कर दी गई थी कैप्टन अमेरिका के कॉमिक के अंदर। लेकिन अब वो सोच रही है कि शायद उस वक्त मैंने कोई एक चीज़ जो है नोटिस नहीं करी थी, और अब मुझे उसके बारे में पता लगाना ही होगा। जिस चीज़ से कैप्टन अमेरिका की मौत हुई है, जिस गन से मैंने उनको शूट किया था, वो कोई आम गन नहीं थी, और उस गन के बारे में ही मुझे पता लगाना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ थी। ऑफ कोर्स ये जाहिर सी बात है कि उस वक्त जो मुझे मेंटली कंट्रोल किया गया था कैप्टन अमेरिका को मारने के लिए, क्योंकि उस वक्त सिर्फ मैं ही ऐसी शख्स थी जो कैप्टन के सबसे ज़्यादा करीब जा सकती थी। उनको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट मुझ पे ही था, और इस चीज़ को याद कर करके अभी तक मेरा दिल रो रहा है। लेकिन सच्चाई जो भी है, मुझे जो है इसका बहुत जल्द पता लगने वाला है। और इस तरह हम देखते हैं कि शेरन कार्टर यहाँ पे किसी को ट्रैक करते हुए, किसी का पीछा करते हुए एक फ्लैट के अंदर घुसती है और उसके दरवाजे में लात मारते हुए अंदर घुसती है। और वो बोलता है कि हे व्हाट द हेल, तुम यहाँ पे कैसे घुस रही हो। लेकिन शेरन, आपको पता है कि एक एजेंट ऑफ शील्ड रह चुकी है। वो ज़बरदस्त तरीके से उसको एक लात मार के वहीं पे गिराती है, और वो आदमी बोलता है कि बस बस रुक जाओ प्लीज़, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। तो शेरन बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो तुम्हारे पास है भी, लेकिन उसके बारे में तुम जानते नहीं हो कि वो तुम्हारे पास है। तो वो कहता है कि क्या मतलब, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो शेरन वहाँ पे एक डिवाइस निकालती है और कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि निक फ्यूरी ने मुझे जिस काम के लिए दी है ये काम कर जाए, वरना मैं यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊँगी। और हम देखते हैं कि अगली बार ही वो उस डिवाइस को वहाँ पे ऑन करती है, जिसकी वजह से होता ही है कि वो जो आदमी होता है उसका दिमाग उसके काबू में आ जाता है, और वो जो चाहे उसे पूछे उसका सच ही जवाब देगा। तो यहाँ पे वो पूछती है, क्या तुम डॉक्टर फॉस्टॉस को जानते हो कि हम लोग उनके साथ काम किया करते थे? क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, तुम वो हो जिसने कैप्टन अमेरिका को गोली मारी थी। तो कहती है कि हाँ, और मुझे जो है एक गन दी गई थी उस काम को करने के लिए, क्या तुम जानते हो कि वो गन कहाँ है और किसने मुझे दी थी? तो कहता है कि हाँ, वो गन मेरे पास ही मौजूद है, और डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि कांटेक्ट करेंगे उस गन को वापसी लेने के लिए, लेकिन उसके बाद से उन्होंने आज तक मुझसे कांटेक्ट नहीं किया है। और यहीं से शेरन बताती कि इस तरह से उसने मुझे वो बात बता दी कि वो नोटोरियस वेपन जिसके ज़रिए कैप्टन अमेरिका की मौत हुई थी वो कहाँ उसने छुपा के रखा है। और वो गन अभी भी उसी के पास मौजूद थी जो कि अब मेरे हाथों में लग चुकी थी। लेकिन जब मैंने उस गन को दोबारा अपने हाथों में उठाया तो मुझे पता चल गया कि ये कोई नॉर्मल या मामूली गन नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और इस तरह हम देखते हैं कि शेरन उस गन को देख के रो रही होती है और कहती है कि ओ गॉड, ओ थैंक गॉड। और यहाँ से हमारी स्टोरी एक अलग पहलू के ऊपर शिफ्ट होती है, क्रॉस बोन्स एंड सिन के ऊपर। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं जेल के अंदर, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हमें तो यार इन लोगों को टॉर्चर करना चाहिए, यहाँ तो उनके मज़े लगे हुए बैठ के टीवी देख रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि इनको प्रिजन ड्राफ्ट के अंदर इतना सब कुछ मिलना चाहिए था? तो कहता है कि यार वो पुरानी बातें हैं, वो शील्ड का ज़माना हुआ करता था। अब मैंने तो यहाँ तक सुना कि यहाँ पे कुछ प्रिजनर्स के पास इंटरनेट तक मौजूद है, देख रहे हो कि इनको किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही है। कहता कि हाँ यार, मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ये मुजरिम है, इन लोग के साथ हमें इतना अच्छा सलूक नहीं करना चाहिए।
तो वो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि देखो ऑसबॉर्न इस बारे में कभी ना सुने जो तुम यहाँ पे कह रहे हो मैक्स, वरना हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। ये सब चीज़ें जो हैं अब ऑसबॉर्न के कंट्रोल के अंदर है और वो जो चाहे उसको वैसे चलाता है। वहीं पे एक इनमेट के पास आके कहता है, यो क्रॉसबोन्स, तुम तो टीवी के ऊपर आ रहे हो, तुम तो स्टार हो यार। तो क्रॉसबोन्स बोलता है कि क्या, मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ? तो कहता है कि क्या मतलब यार, तुम भूल गए हो कि तुमने उस दिन क्या किया था वहाँ पे? और इस तरह हम देखते हैं कि टीवी के अंदर न्यूज़ चल रही होती है। वो सेकंड शूटर जिसको आइडेंटिफाई कर लिया गया था वो कोई और नहीं बल्कि एक नोन क्रिमिनल है जिसको क्रॉसबोन्स के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने स्नाइपर के जरिए कैप्टन अमेरिका को जो है शूट किया था। वहीं पे सब बोल रहे होते हैं कि यार तुम तो बहुत ज़्यादा फेमस हो ब्रॉक। और वहीं पे क्रॉसबोन्स टीवी में देख रहा होता है, कहता है ज़रा इनकी हरकतें देखो, इन्होंने नेशनल डे ऑफ मोर्निंग बना दिया इस लूज़र के लिए, ये तो एक किस्म का जोक है मेरे सामने। और वो यहाँ पे हंसना शुरू कर देता है, लेकिन पीछे से एक गार्ड आता है और बोलता है, क्या तुम्हें इस बात के ऊपर हंसी आ रही है? क्या तुम्हें हंसी आ रही है कि तुमने कैप्टन अमेरिका की जान ली है? और वो गुस्से में अपना टेजर निकाल के उसको वहाँ पे बेहोश करने लगता है और बोलता है कि आज के बाद ये बात याद रखना कि कैप्टन अमेरिका का मजाक तुम कभी नहीं उड़ाओगे। और वो उसको लात मार के वहाँ पे बेहोश कर देते हैं। हम तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड के करीब वाले सेल के अंदर डाल देते हैं ताकि तुम दोनों एक दूसरे के हाथ वगैरह पकड़ सको और देखो कि हमने तुम्हें किस हाल में रखा है। तो वहीं पे क्रॉसबोन्स की आंखें खुलती है अचानक और बोलता है कि सिन, क्या सिन भी इसी जेल के अंदर है? और अगले पल वो उठता है और उन गार्ड्स का काम तमाम करते हुए भाग रहा होता है इधर से उधर। और वो यहाँ पे बेसिकली सिन को ढूंढ रहा होता है जिसके साथ मिलकर उसने ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया था, जो कि रेड स्कल की बेटी है और क्रॉसबोन की लव इंटरेस्ट भी। और वो यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे गार्ड्स को मारते हुए सिर्फ चिल्ला रहा होता है कि सिन सिन, आखिरकार तुम कहाँ हो, कहाँ हो? और हम देखते हैं इस तरह वो एक लैब के अंदर पहुँचता है जहाँ पे सिन को पकड़ा हुआ होता है और वो बोलता है कि कहाँ है वो? और वो दरवाज़ा तोड़ते हुए सिन के पास घुसता है और वो कहती है कि ओ ब्रॉक, तुमने आखिरकार मुझे ढूंढ ही लिया। तो कहता है कि बेब, मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं था कि उन लोगों ने तुम्हें यहाँ कैद किया हुआ है, वरना मैं तुम्हें कब का ढूंढ चुका होता। तो कहती है कि तुम्हें पता है कि आज कौन सा दिन है? आज एनिवर्सरी है, हमें पूरा 1 साल हो गया जो हमने वो ज़बरदस्त किस्म का काम किया था और ये लोग फूल्स कभी भी इस बात का पता नहीं लगा पाएंगे। और इस तरह वो लोग वहाँ पे जो है केसेस वगैरह कर रहे होते हैं। और इस तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं न्यू एवेंजर्स के पास, जहाँ पे न्यू एवेंजर्स अपनी ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, कैप्टन, रॉनिन और लूक केज वगैरह। और आज इन लोग को पता चला था कि जैसा कि कैप्टन अमेरिका की एनिवर्सरी है तो आज शहर के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जिसको ऑसबॉर्न ने ऑर्गेनाइज किया है और वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा होंगे कैप्टन अमेरिका के अफसोस के अंदर। और यहाँ पे ये लोग जाने का बेसिकली सोच रहे हैं, लेकिन लूक वगैरह कह रहे हैं कि हमें शायद यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन आधे लोग कह रहे हैं कि हमें जाना चाहिए चाहे कुछ भी हो, क्योंकि कैप्टन हमारे दोस्त थे और उनसे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। नताशा वहाँ पे बकी से कहती है, अगर तुम जाने का सोच ही रहे हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम इस यूनिफॉर्म के अंदर तो नहीं जाना। और वाकई में ना, क्या तुम इस यूनिफॉर्म के अंदर तो नहीं जाने वाले? तो वही पे बोलता है बकी, तुमने बिल्कुल सही एज्यूम करा कि मैं नताशा यूनिफॉर्म के अंदर ही जाऊँगा। तो नताशा बोलती है कि देखो, मैं नहीं चाहती कि वहाँ पे एक हंगामा हो जाए, हम वहाँ पे कैप्टन को इज्जत देने के लिए जा रहे हैं, बल्कि हम इसीलिए नहीं जा रहे हैं वहाँ पे कि वो लोग हमारे पीछे लग जाएं और उसके बीच बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएं। और नताशा बेसिकली यही समझाने की कोशिश कर रही होती है बकी को कि हमें जाना होगा, लेकिन हम छुप के जाएंगे, हम इस तरह से खुलेआम नहीं जा सकते हैं, वरना वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं और मुझे नहीं लगता कि कैप्टन की मौत को सम्मान देने का ये एक अच्छा आइडिया है। और ऑसबॉर्न को तो सिर्फ बहाना चाहिए इसे काम करने के लिए। चलो मैं चलती हूँ जेम्स, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपना सेंस इस्तेमाल करोगे और अच्छा ही सोचोगे। और यहाँ से हम देखते हैं कि नताशा आगे चले जाती है, लेकिन वहीं पे रॉनिन आता है और कहता है कि वेल, इसकी बात को एडमिट करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इस वक्त नताशा के पास एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं रेड स्कल की कहानी के ऊपर, क्योंकि रेड स्कल अभी भी जिंदा है और कहता है कि सो मेनी टाइम्स, मैं बहुत वक्त से कैप्टन अमेरिका को मारने की कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी बार बहुत करीब भी पहुँचा हूँ, और वो दिन बहुत ज़बरदस्त हुआ करते थे, कभी इन ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर, कभी ईगल नेस्ट फोर्ट्रेस के पास, कभी उस आइलैंड ऑफ एग्जाइल के पास, वहाँ तो मैंने उनको पकड़ ही लिया था, लेकिन मैं कभी भी इतना करीब नहीं पहुँच पाया जितना करीब मैं इस बार पहुँच गया हूँ। लेकिन तुमसे लड़ना स्टीव रॉजर्स, वो मेरा मकसद नहीं हुआ करता था, तुम्हें दर्द पहुँचाना, तुम्हें तकलीफ देना, वही मेरा मकसद हुआ करता था। एक बार मैंने तो हिटलर से पंगा ले लिया था क्योंकि उसने बैरन ज़ीमो को तुम्हें मारने के ऑर्डर दिए थे, और वो भी सिर्फ इसी वजह से कि किसी को कोई हक नहीं है स्टीव रॉजर्स को मारने का, उसका हक सिर्फ मुझे है। इतने सालों से मैं इस चीज़ के पीछे लगा हूं कि किस तरह से मैं तुम्हें मारूं, और समडे मैंने सोच लिया था कि मैं कोई ना कोई तरीका तुम्हें ढूंढ ही लूँगा मारने का, और वो लोग जान जाएंगे उस वक्त कि मैं ही सबसे ज़बरदस्त सुपर सोल्जर हूँ जिसको उन लोगों ने बनाया था, मैं ही सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ, मुझसे बेहतर कोई हो नहीं सकता है। और इस तरह हम देखते हैं कि रेड स्कल यहाँ पे एक अपनी रोबोटिक टाइप बॉडी के अंदर बैठा हुआ है और इस चीज़ को याद कर करके खुश हो रहा है कि उसने कैप्टन अमेरिका का काम तमाम कर दिया। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं द विजिलेंट स्टोरी के ऊपर, जहाँ पे हम देखते हैं कि फैल्कन उड़ता हुआ आ रहा होता है आसमान के अंदर और बोलता है कि ये सारा का सारा क्राउड एक साथ जमा हुआ है आज किसी एक शख्स की याद के अंदर। नॉर्मन ऑसबॉर्न और उसके फेक एवेंजर्स भी वहाँ पे मौजूद होंगे। अब लेकिन मुझे सबकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि मैं उनकी लिस्ट के अंदर शामिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ही रजिस्टर कर चुका था और ये मेरा कंसर्न नहीं है। लेकिन यहाँ पे ज़रूर कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो कि ऑसबॉर्न को नाक में दम कर सकते हैं और मुझे उन्हीं के साथ होना चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे न्यू एवेंजर्स की टीम भी आई हुई होती है और वो लोग सब अपने कैजुअल यूनिफॉर्म के अंदर होते हैं। और यहीं पे वो बोलता है कि बग, तुम यहाँ पे आए हो? तो कहता है कि हाँ मैं आया हूँ,
तो कहता है कि देख के अच्छा लगा कि तुमने नताशा की एडवाइस ले ली कम से कम, और तुम अपने यूनिफॉर्म के अंदर नहीं आए। तो वो लूक से पूछता है उसने तुम्हें भी बता दिया? तो कहती है कि मैं तो उसको भी वार्न कर रही थी कि यहाँ पे जो कुछ भी हो अपना गुस्सा ज़रा कंट्रोल करके रखना, हम यहाँ पे किसी किस्म की कोई भगदड़ नहीं मचा सकते हैं। तो वो कहता है बकी कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। तुम्हें पे लूक बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा जज्बा जमा हुआ होगा, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ऑसबर्न हर एक कोशिश करेगा अपनी टैग के जरिए हमें इस क्राउड के अंदर भी ढूंढने के लिए, तो हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना होगा। तो रॉनिन बोलता है कि उसको ट्राई तो करने दो, फिर हम देखेंगे। तो लूक कहता है कि मुझे वीकेंड मिला था और उसने किसी किस्म का टेलीपोर्टेशन स्पेल मेरे ऊपर डाल दिया था, मतलब अगर हमें यहाँ से निकलने की ज़रूरत पड़ेगी तो बेसिकली मुझे सिर्फ वो बोल रहा है और हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो अब बकी बोलता है कि ये हुई ना बात, अगर ऑसबर्न ने हमारे खिलाफ कोई मूव किया तो उससे पहले हम यहाँ से गायब हो जाएंगे। और देखो ज़रा उसकी तरफ, वो कैसा पागल लग रहा है वहाँ आसमान के अंदर। तो वहीं पे सेंट्री बोलता है कि ये एक बहुत ही बड़ा मजमा है और वाकई में स्टीव रॉजर्स एक बहुत ही महान इंसान था और वो ये डिज़र्व करता है। तुम्हें पे ऑसबर्न बोलता है कि आराम से सेंट्री, आराम से, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें कहना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त उसकी मौत हुई है वो एक ट्रेडर था और कुछ भी नहीं मेरी नज़र में। तो वहीं पे कार्ला बोलती है कि मेरे ख्याल से अगर लोगों से तुम ये बात कहोगे तो ये बात तुम्हारी कभी भी नहीं मानेंगे ऑसबर्न। तो कहता है कि ये बात तो साफ है मिस मार्वल कि तुम जो कह रही हो वो ठीक है, लेकिन ये बात मैंने सिर्फ तुमसे कही है, पब्लिक से नहीं। तो वहीं पे सेंट्री बोलता है कि मुझे केज और उसके एवेंजर्स मिल चुके हैं सर, बताइए हमें क्या करना है। तो कहता है हाँ मिल तो वो मुझे भी चुके हैं। तो कार्ला पूछती है तो क्या मतलब, हम इंगेज करें? तो वहीं पे स्पाइडर वुमन बोलती है कि टेक्निकली गाइस मेरे पास कोई स्पाइडी सेंस तो मौजूद नहीं है, लेकिन अगर होता तो इस वक्त वो टिंगलिंग कर रहा होता। तो वहीं पे वो बोलता है कि हाँ यार बहुत अफसोस हुआ कि स्पाइडरमैन आज हमारे साथ नहीं आ सका, वो अपनी ही कुछ मुसीबतों से निमट रहा है। तो बकी पूछता है कि आखिरकार ये लोग किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। तो गलती है कि इस बात को प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है जेम्स, वो लोग काफ़ी ज़्यादा पागल लोग हैं, ना जाने वो इस वक्त क्या सोच रहा हो। तो कार्ला पूछती है क्या हम अटैक करने वाले हैं कि नहीं? तो कहता है कि नहीं, कम से कम आज रात तो नहीं। तो कहती है कि फिर हम आज रात यहाँ पे क्यों हैं? तो कहता है क्योंकि कुछ वॉर्स ऐसी होती हैं जिसको सिर्फ फाइट के जरिए नहीं बल्कि PR के जरिए भी जीता जाता है। तो वहीं पे लूक बोलता है कि देखो ज़रा वो अपना मूव ले रहे हैं, तैयार रहो किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो कहती है कि नहीं नहीं, एक्चुअली वो हमारी तरफ नहीं आ रहे हैं, वो आखिरकार करना क्या चाह रहे हैं। और इस तरह देखते हैं कि ऑसबॉर्न वहाँ पे आता है स्टेज के ऊपर और एक अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि गुड इवनिंग न्यूयॉर्क। मुझे इस बात का दुख हुआ ये सुन के कि आपको जो एक मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है मीडिया के जरिए, आपको ये बताया है कि ये गैदरिंग हैमर के जरिए नहीं हुई है, ये इलीगल है, बल्कि ऐसा नहीं है। मैं तो खुद इस चीज़ को अरेंज करवाना चाहता था ताकि हम मिलकर कैप्टन अमेरिका को रिस्पेक्ट दे सकें, क्योंकि वो एक अमेरिकन सन है और उनकी इज्जत हमेशा वैसी रहेगी जैसे हमेशा हुआ करती थी, और इसी वजह से मैंने अपने लिबास का कलर कुछ इस तरह से रखा है। तो आज हम सब मिलकर अपनी आवाज़ उठाएंगे कैप्टन अमेरिका के लिए, उसके जैसा कोई शख्स कभी हो ही नहीं सकता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है, टू कैप्टन अमेरिका। और वहीं पे न्यू एवेंजर्स पीछे खड़े हुए उसको गालियां दे रहे होते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पे खड़े होकर ये सारा ड्रामा कर रहा है। तो कहती है कि हाँ यार हमें इस बारे में दुख तो हो रहा है कि किस तरह से उसने कैप्टन अमेरिका का ठंडर चुरा लिया है, लेकिन इसके लिए भी हमें कभी ना कभी तो तैयार रहना ही था ना। तो वो बोलता है कि यार इस चीज़ के लिए तो मैं ऑसबॉर्न को 2 बार मारूंगा। केज बोलता है कि बार्टन मैंने कहा है ना ज़रा आराम से, हम यहाँ पे कोई गलत कदम नहीं उठा सकते हैं। लेकिन वहीं सब देखते कि उस क्राउड के अंदर से एक औरत चिल्लाते हुए आ रही होती है कि सैम सैम क्या तुम यहाँ पे मौजूद हो? और इस तरह हम देखते हैं कि वो फैल्कन के पास आती है और वो बोलता है कि शैरन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो शैरन हम आके देखते उससे गले लग जाती है और कहती है कि थैंक गॉड आखिरकार इतने बड़े क्राउड के अंदर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो कहता है क्या तुम ठीक हो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था देखने के लिए। तो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं पहले से बहुत अच्छी हूँ। तो वहीं पे बकी वगैरह पूछते हैं शैरन क्या तुम ठीक हो, मतलब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और वहीं पे शैरन बोलती है कि ये जो है स्टीव के बारे में है, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हम अभी भी स्टीव को बचा सकते हैं। और इस तरह बकी वगैरह सब एकदम हैरत में जाते हैं और बोलते हैं कि क्या मतलब, टू बी कंटिन्यूड इन रीबॉर्न। सो गाइस दिस इज पीट टाइगर, और मुझे पता है कि मैंने इस वीडियो से पहले आपको आज कोई भी इंट्रो नहीं दिया। मैं चाहता था कि मैं पहले आप लोग के साथ इस कॉमिक को शेयर करूं, उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन कर लें जैसा कि हम अपनी हर वीडियो के अंदर करते हैं। तो आज का जो कॉमिक मैंने अभी भी आप लोग के साथ शेयर करा है, ये मार्वल की टाइमलाइन के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वाइटल कॉमिक्स था। उसकी वजह ये है कि ये कैप्टन अमेरिका का 600 इशू है, और आपको याद होगा कि पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कि हमें थॉर का 600 इशू मिला, हल्क का 600 इशू मिला, और इस तरह बड़े बड़े सुपर हीरोज़ के जो है 600 इशूज़ खत्म हो रहे थे। और उसके लिए मार्वल ने जो है एक बड़ा सा मेगा इवेंट रखा था, यानी कि एक इशू को डबल साइज इशू बनाया था ताकि उसके अंदर ज़्यादा स्टोरीज़ को ऐड किया जा सके। हमने हल्क का 600 इशू देख लिया, थॉर का देख लिया, अब कैप्टन अमेरिका का 600 इशू हमने देखा, जिसमें हमने बेसिकली अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स देखे हर एक मेंबर के। हमने रेड स्कल की स्टोरी देखी कि किस तरह से वो कैप्टन अमेरिका की जीत के ऊपर खुश है और इस वक्त एक रोबोटिक बॉडी के अंदर है। हमने शैरन कार्टर की स्टोरी देखी कि किस तरह से उसको वो गन मिली है जिसके जरिए उसने कैप्टन को शूट किया था, और उसको लग रहा है कि उस गन के अंदर कुछ चीज़ नॉर्मल नहीं है, मतलब ये गन नॉर्मल नहीं है और किसी तरीके से स्टीव रॉजर्स जिंदा हो सकता है, और यही बताने के लिए वो न्यू एवेंजर्स के पास आती है। उसका मतलब ये है कि स्टीव रॉजर्स जिंदा है और अभी भी वो लोग उसको बचा सकते हैं, और इसी के जरिए हमारी स्टोरी अब कंटिन्यू होगी सीधा कैप्टन अमेरिका रीबॉर्न कॉमिक्स के अंदर।
जिसके अंदर हम बेसिकली देखेंगे कि कैप्टन अमेरिका किस तरह से कॉमिक्स के अंदर 2 साल बाद वापसी अपना रिटर्न करते हैं। और इस कॉमिक्स के लिए आप में से बहुत ज़्यादा लोग इंतजार कर रहे थे, आप लोगों ने कमेंट्स किए थे, डीएम्स किए थे, और फाइनली वो मूवमेंट आ ही गया है जब हम कैप्टन अमेरिका को रिटर्न होते हुए देखेंगे। तो उसके बाद से हमारी जो कॉमिक बुक अब कंटिन्यू होगा वो कैप्टन अमेरिका रीबॉर्न होगा, जो कि डार्क रेन के अंदर ही है और 6 इशू मिनी सीरीज़ है। तो उसके 6 के 6 इशूज़ जो है मैं 6 एपिसोड्स के अंदर कवर करूँगा और आप लोग के साथ बहुत ज़्यादा डिटेल में शेयर करूँगा। और आपको जितनी भी कन्फ्यूजन है इस गन के हवाले से, शेरन ने कैप्टन अमेरिका को क्यों गोली मारी, ये सारी चीज़ें आपको जो है सीरीज़ के अंदर क्लियर हो जाएंगी। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो जो कैप्टन अमेरिका के फैंस हैं इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि अगले इशू के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं कैप्टन अमेरिका रीबॉर्न के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच।